यार क्या है, तेरी भी जिद अजीब है, बहुत तेरे नखरे हैं। अब घर वाले तेरे लिए नीली आंखों वाली लड़की कहाँ से लाएं? उस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ ही एक शादी में आए थे। वहीं उसका दोस्त कबीर भी मौजूद था और शादी के टॉपिक पर उनकी बहस छिड़ गई थी। चाहे कुछ भी हो, शादी तो नीली आंखों वाली से ही करूंगा। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि अचानक सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। सफेद रंग की ड्रेस में कंधों तक आते सुनहरे बाल, बेहद दिलकश और खूबसूरत, और उसकी आंखें सच में नीली थीं। रजत को तो जैसे अपनी आइडियल मिल गई। दिल ने एकदम से धड़कन तेज कर ली, चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो फौरन मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीर लेने ही वाला था कि अगले ही पल वो लड़की नजरों से ओझल हो गई। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहा है? कबीर ने उसे टोका। यार, यहीं से वो गुजरी है, सफेद ड्रेस में, मेरे ख्वाबों की राजकुमारी। रजत उसे छोड़कर उस तरफ बढ़ा, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, उसने सामने से आती एक लड़की को पुकारा। यस, वो रुक गई। यहाँ से एक सफेद ड्रेस वाली लड़की गुजरी थी। वो कहाँ है? आई मीन, उसका नाम, पता, एड्रेस, कुछ भी? उसके सवाल पर वो लड़की हंस पड़ी। आप रुचिका की बात तो नहीं कर रहे हैं? रुचिका ने ही आज सफेद ड्रेस पहनी है। तो क्या आपका दिल आ गया है उन पर? वो चुलबुली सी लड़की रजत के करीब आती हुई राजदारी से बोली। रजत ने कान खुजाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। ओह, चलिए जल्दी से एड्रेस बता दीजिए। वैसे आपस की बात बताऊं, वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती, इसीलिए अगर कुछ करना है तो लीगल, मतलब शादी का इरादा है तो सीधे घर वालों को भेजिए। इधर उधर प्यार की बातें उसे पसंद नहीं। थोड़ी गुस्से वाली भी है, अनन्या ने और जानकारी दी। अरे नहीं, मुझे भी ये सब पसंद नहीं। मैं भी डायरेक्ट रिश्ता भेजने का ही इरादा रखता हूँ। प्योर बंदा हूँ, प्योर काम करूँगा। एड्रेस प्लीज। उसकी बात सुनकर वो लड़की इम्प्रेस हो गई और उसने रुचिका का एड्रेस उसे दे दिया। ये लीजिए, भूलना मत, लड़की का नाम रुचिका है। वो ये कहते हुए वहां से चली गई। उसे पसंद की लड़की भी मिल गई और रास्ता भी खुद ही बन गया। मंजिल पर पहुंचना अब बाकी था। वो एड्रेस देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। मुझसे ये हील्स नहीं पहनी जा रही, वो उतारने लगी। रुचिका ने मुंह बनाते हुए अपने से 10 मिनट बड़ी अनीता से कहा। अनीता ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। दोनों जुड़वा थीं, बस 10 मिनट का फर्क था। अनीता बड़ी थी और रुचिका उसे हमेशा आप ही कहकर बुलाती थी। क्यों नहीं पहनोगी? हमारे इकलौते भाई की शादी है, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो कौन होगा? चलो पहनो। अनीता उसकी मदद कर रही थी और रुचिका मुंह बना रही थी। नितिन प्रताप की 3 ही औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा विक्रम प्रताप, फिर उससे 7 साल छोटी अनीता और रुचिका। आज उनके भाई की बारात थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी का मौका उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। विक्रम प्रताप की शादी नूरी से हो रही थी। दोनों की पसंद की शादी थी। नूरी की छोटी बहन अनन्या बहुत शरारती और नटखट थी और कुछ देर पहले ही वो एक बहुत बड़ी शरारत कर चुकी थी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। उधर रजत के घर वालों ने उन्हें अगले दिन डिनर पे बुलाया था। यार मम्मी, हमारा उनसे क्या लेना देना? पापा के बिजनेस कलीग हैं, वो कभी आना जाना नहीं रहा, बस बिजनेस पार्टी में मिलना हो जाता है। अब ये दावत का क्या सीन है? विक्रम ने ऐतराज किया। अरे बेटा, पहले की बात और थी, अब वो आना जाना रखना चाहते हैं तो क्या हर्ज है? और वैसे भी पहल उन्होंने ही की है। कोई प्यार से बुलाए, इज्जत दे तो मना नहीं करना चाहिए। ये अकड़ और घमंड में आता है, प्रमिला जी ने प्यार से समझाया। विक्रम दिल से तो राजी नहीं था, लेकिन माँ के सामने वो ज्यादा बहस नहीं करता था, इसीलिए जाने को मान गया। अब ऐसे बुरे चेहरे से जाओगे तो सबको लगेगा दूल्हे को जबरदस्ती लाया गया है। नूरी ने हंसते हुए उसके फूले हुए चेहरे का मजाक उड़ाया। वो बस उसे घूर कर रह गया। मुझे छोड़ो, ये तुमने इतनी डार्क लिपस्टिक किस खुशी में लगा रखी है? वो अब उसकी क्लास लेने लगा। इतनी लाइट तो है विक्रम, नूरी ने आईने में देखते हुए कहा ही था कि अगले ही पल उसने उसके होठों की सारी लिपस्टिक छुटा दी। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। हाँ, अब लाइट हो गई। चलो
शाबाश। वो मुस्कुराते हुए बालों में कंघी करने लगा, परफ्यूम लगाया और उसे आंख मारते हुए बोला, चलो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। सब लोग जाने के लिए तैयार खड़े थे। कुछ ही देर में वे लोग आदेश प्रताप के घर पहुंच गए। इतना बड़ा घर देखकर विक्रम ने हल्की सी सीटी बजाई। गाड़ी लॉक करके वो सबके पास जा खड़ा हुआ, जहां उनका अच्छे से स्वागत किया जा रहा था और सबको अंदर ले जाया गया। इस दावत में अनीता और रुचिका शामिल नहीं थी। ये विक्रम की ही मर्जी थी, क्योंकि उसे यूं हर दावत में बहनों को ले जाना पसंद नहीं था। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि नूरी को भी घर छोड़कर चलते हैं, लेकिन उसकी माँ प्रमिला जी ने उसके कान खींचकर थोड़ी क्लास लगा दी तो वो चुप हो गया। खाना बहुत लाजवाब था। आपने बेवजह इतना कष्ट किया। नितिन प्रताप ने खाने के बाद चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से कहा, अरे नहीं नितिन जी, बच्चों की नई नई शादी हुई है तो हमने सोचा एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए। आप अपनी बच्चियों को भी साथ ले आते। आदेश प्रताप ने नितिन प्रताप से कहा। इस पर नितिन प्रताप ने एक नज़र बेटे के तरफ देखा और बोले, जी कल उसका कोई टेस्ट था, उसी की तैयारी में लगी थी। आप आइएगा हमारे घर, दावत रखेंगे। बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन अचानक सुमन जी अपने पति को एक नज़र देखकर बोली, दरअसल हम आपके घर आने का सोच ही रहे थे। हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए था। उनकी बात सुनकर पूरा प्रताप परिवार चौंक गया। मतलब समझ नहीं आया? नितिन प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, किसके लिए? तो सुमन जी बोली, हमें आपकी बेटी रुचिका अपने बेटे रजत के लिए चाहिए। हम अपने एकलौते बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। उनकी अचानक कही बात पर कमरे में खामोशी छा गई। आपकी बात ठीक है, लेकिन अनीता रुचिका से बड़ी है, तो पहले अनीता की शादी होगी, फिर रुचिका की। प्रमिला जी ने संजीदगी से कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें बस रुचिका का रिश्ता चाहिए। सुमन जी ने तुरंत जवाब दिया। इस पर विक्रम प्रताप थोड़ा तेज लहजे में बोला, ये सब बातें यूं यहाँ बैठे बैठे तय नहीं की जा सकती। हम यहाँ दावत में आए हैं, ऐसे नहीं रिश्ता तय कर सकते हैं। अचानक विक्रम प्रताप की सख्त और भारी आवाज गूंजी तो एक लम्हे के लिए पूरा माहौल तनाव में आ गया। रजत, जो काफी देर से एक तरफ चुपचाप बैठा था, विक्रम की बातों से अंदर ही अंदर खिन्न हो गया। अरे बेटा, हम आएंगे जरूर, आप जब इजाजत देंगे। आदेश प्रताप ने नितिन प्रताप की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं। नितिन प्रताप ने बस इतना कहकर बात वहीं खत्म कर दी। घर लौटते वक्त विक्रम प्रताप का गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं पहले ही समझ गया था, उस दावत के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था। अब सब सामने आ गया। वह झुलझुलाते हुए बोला, बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उन्होंने इज्जत से बात की है। नितिन प्रताप ने समझाने की कोशिश करते हुए नूरी को इशारा किया कि वह पानी का गिलास विक्रम को दे। हाँ, घर बुलाकर बहन बेटियों का रिश्ता मांगना क्या इज्जत कहलाता है? वह बेहद चिड़चिड़े अंदाज में बोला। नूरी ने गिलास आगे बढ़ाया। उसने बस 2 घूंट लिए और गिलास रख दिया। आप साफ मना कर दीजिए। विक्रम की बात सुनकर नितिन प्रताप और प्रमिला जी दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। बेटा, जहाँ बेर के पेड़ होते हैं वहाँ पत्थर तो आते ही हैं, और एक दिन तो रुचिका और अनीता की शादी करनी ही है। नितिन प्रताप ने शांत स्वर में कहा। उनकी बात पर विक्रम को और गुस्सा आ गया। जब सही वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी मेरी बहनें बहुत छोटी हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना है, कुछ बनाना है। वह साफ और सख्त लहजे में कहकर उठ खड़ा हुआ। शाबाश बेटा, यही उसूल नूरी के लिए भी अपनाने थे। उसे भी पढ़ाई का शौक था, लेकिन क्या उसकी शादी जल्दी नहीं हो गई? नितिन प्रताप की बात पर विक्रम ने होंठ भींच लिए और नूरी की तरफ देखा, जिसका रंग पल भर में उड़ गया। मन ही मन नूरी कांप उठी कि अंकल को रुचिका और अनीता की बातों में उसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी। विक्रम का गुस्सा तेज था और नूरी तो पहले ही उसके गुस्से से डर जाती थी। रुचिका और अनीता की तुलना नूरी से मत कीजिए, विक्रम ने कड़े स्वर में कहा। क्यों ना करूं? उम्र तो तीनों की लगभग एक जैसी है। बेटा, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उसे ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। नितिन प्रताप ने फिर प्यार से समझाया।
ये वक्त बताएगा कि रिश्ता कितना अच्छा है। विक्रम दबे हुए गुस्से के साथ बोलता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पूरे घर में खामोशी छा गई। पर्दे की आड़ में बैठी रुचिका और अनीता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब नूरी कमरे में आई तो विक्रम औंधे मुंह लेटा हुआ था। गुस्से में वह अक्सर ऐसा ही करता था, न बात करता था न किसी की तरफ देखता था। नूरी डरते डरते उसके पास आई और उसे कोने से देखने लगी। उसने धीमे से पुकारा, विक्रम, लेकिन उसने बिना देखे ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नूरी का दिल दुख से भर आया। आखिर इस सब में उसकी क्या गलती थी? उसने हिम्मत कर उसके बालों में हाथ फेरा तो उसने उसका हाथ धीरे से पीछे हटा दिया। तंग मत करो, नींद आ रही है, रूखे लहजे में जवाब आया। विक्रम, ये ज्यादा हो रहा है। इस सब में मेरा क्या कसूर है? नूरी भर्राए हुए स्वर में बोली। कसूर? तुम्हारे अरमानों का कातिल भी तो मैं ही हूँ। तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुम्हें शादी करके यहाँ ले आया। वह अचानक उठकर बैठ गया। आवाज में तल्खी थी। ऐसा कुछ नहीं है, नूरी ने धीरे से कहा। तो ये बात बाहर क्यों नहीं बोली? वहां खड़े होकर अपने पति के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? वह एकदम उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। उसका गुस्सा फिर उफान पर था। वहीं बोलना था, अब यहाँ बोलने का क्या फायदा? विक्रम, दर्द हो रहा है। नूरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे तुरंत छोड़ दिया और खुद को संभालते हुए बालों में हाथ फेरा। वह चाहकर भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहा था। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो मैं एडमिशन करवा दूंगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह कभी किसी को, चाहे बहन हो या पत्नी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर नूरी जाते जाते पलटी और धीमे स्वर में बोली, नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। वह नम आंखों से वापस मुड़ गई। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन लिहाज में चुप रह गई। क्यों नहीं पढ़ना? वह अचानक उठकर उसके सामने आ गया। पापा, मुझे ताने मार रहे हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। नूरी की आवाज टूट गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। वो उसकी बात काट गई। जब अनीता और रुचिका पढ़ सकती हैं तो तुम भी? मुझे उनके साथ मत मिलाओ। अनजाने में ही वो वही अल्फाज दोहरा गई जो विक्रम ने बाहर कहे थे, और उस पल विक्रम को लगा जैसे वो उसे लाजवाब कर गई हो। उसने एक खामोश सी नजर उस पर डाली, फिर वो ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर चुकी थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और सिर झटका। वो गुस्से में यूं ही बोल जाया करता था, सामने वाले का भी ख्याल नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसके शब्द किसी को तकलीफ भी पहुंचा सकते थे। सो जाओ विक्रम, सुबह ऑफिस जाना है। वो अचानक उसके पीछे आई तो वो चौंक गया। पलटते ही उसने उसे थाम लिया। खफा हो गई हो? उसके लहजे में पछतावा साफ था। नहीं, खफा किस बात से? विक्रम, आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर लिया करें। कभी कभी बहुत डर लगता है कहीं इस गुस्से की वजह से आप किसी अपने को खो ना दें। ऐसे मत कहो यार, तुम सब मेरी ताकत हो, मेरी फैमिली, मेरी जान। वो आंखें झुकाए उसे गले से लगा गया। और आप मेरी जान हो, नूरी ने भी प्यार से जवाब दिया। उसका यही अंदाज विक्रम को ठंडा कर देता था और उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती थी। उधर रुचिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। ये सब क्या था यार? कौन सा रिश्ता आ गया? वो परेशान सी बोली। पता नहीं, छोड़ो, बड़े हैं ना, वो सब डिसाइड कर लेंगे। अनीता ने लापरवाही से कहा। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। पढ़ना तो मुझे भी है, अनीता ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। तो रुचिका गहरी सोच में डूब गई। शायद माँ बाप ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। दोनों ही ये नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी में उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा लिखी जा चुकी है। दोनों की जिंदगियां अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। कुछ दिन शांति से गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक आदेश प्रताप अपने बेटे रजत का रिश्ता लेकर आ पहुंचे। नितिन प्रताप हैरान रह गए और उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा कि सोचकर जवाब देंगे, मगर वो लोग तो मानो जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने मुंह मीठा करवाकर ही दम लिया। रुचिका चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी, जबकि घर के बाकी लोग खुश नजर आ रहे थे। विक्रम का चेहरा उतरा हुआ था। न जाने क्यों उसका दिल भारी हो रहा था। शायद बहन का रिश्ता तय होने का ख्याल उसे उदास कर रहा था। वो उसके नसीबों से डरने लगा था। सामने वाले लोग देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे,
दूर के जानने वाले थे, जाने पहचाने भी थे, फिर भी उसका दिल किसी अनजानी आशंका से भरा हुआ था। वो आगे बढ़ा और बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रुचिका ने नजरें उठाकर अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। वो उठकर सीधे उसके गले से लग गई और आंसू अपने आप बहने लगे। विक्रम का दिल भी बेहद भारी हो गया। जल्दबाजी में रिश्ता पक्का कर दिया गया और 2 दिन बाद आकर मंगनी की अंगूठी भी पहना दी गई। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। उनके यहाँ शादी तय होने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल शादी के बाद ही देखते थे, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि विक्रम प्रताप का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। रुचिका बिल्कुल चुप हो गई थी। वो किसी से कह नहीं पा रही थी कि वो अभी पढ़ना चाहती है, बहुत पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, मगर अचानक शादी की बातों में उलझकर उसका मन हर चीज से उचट गया था। घर में सब बहुत खुश थे। माँ बाप के चेहरों पर खुशी और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें खुश देखकर रुचिका ने भी अपने मन की बात दबा ली। दूसरी तरफ अनीता ने अपनी पढ़ाई को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया था और वो बहुत आगे जाने वाली थी। मेहंदी का फंक्शन था, हर तरफ शोर शराबा और हंसी मजाक चल रहा था। लड़कियां गाने गा रही थीं। रुचिका की सारी सहेलियां मौजूद थीं। लड़के वाले भी थोड़ी देर में मेहंदी लेकर आने वाले थे। अभी वो पहुंचे भी नहीं थे कि अनीता ने अचानक सबके सामने बात रख दी कि सुबह उसका यूपीएससी का एग्जाम है और उसे जाना होगा। उसकी बात सुनकर नितिन प्रताप ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा। ये क्या कह रही हो अनीता बेटा, कल बहन की शादी है और तुम जाना चाहती हो? प्रमिला जी भी परेशान हो गई। पापा, ये बहुत जरूरी है और आप सब जानते हैं ये टेस्ट साल में सिर्फ एक बार होता है। मेरा पूरा करियर इसी पर टिका है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, अनीता ने विनम्र लहजे में कहा और फिर उसकी नजर रुचिका पर गई, जिसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। माँ होते हुए प्रमिला जी ये अच्छी तरह जानती थी कि रुचिका का भी यही सपना था। वो भी ये टेस्ट देना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से उसने अपना नाम वापस ले लिया था और अब अनीता अकेली ही जा रही थी। बेटा, बहन की शादी अटेंड कर लो, प्रमिला जी ने प्यार से कहा। इस पर अनीता रुचिका के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। रुचिका, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं ये टेस्ट देने चली जाऊं? उसकी आंखों में उम्मीद और कुछ कर दिखाने का जुनून था। रुचिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी उसने सिर हिलाकर उसे जाने की इजाजत दे दी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अनीता का करियर रुक जाए। खुद भले ही वो पीछे रह गई हो, लेकिन अब चाहती थी कि अनीता दोनों के सपनों को पूरा करे और एक दिन बड़ी अफसर बने। रुचिका की हामी मिलते ही अनीता ने उसे कसकर गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। घर के बाकी लोग तो संतुष्ट हो गए, लेकिन विक्रम का दिल और भारी हो गया। सिर्फ अनीता ही क्यों, रुचिका क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। शायद किस्मत का यही खेल था, एक बहन की शादी और दूसरी का करियर। मेहंदी का फंक्शन फिर से पूरे जोश में आ गया। रुचिका के हाथों में मेहंदी लगाते वक्त अनीता बार बार रुक रही थी। बाहर रौनक थी, लेकिन रुचिका का दिल अंदर से बिल्कुल खामोश हो चुका था। सुबह होते ही अनीता टेस्ट देने दूसरे शहर निकल गई, जबकि रुचिका अपनी शादी की तैयारियों के लिए पार्लर पहुंच गई। एक तरफ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी बहन अपने करियर की। विक्रम बेटा, रुचिका और नूरी दोनों पार्लर में तैयार हो गई होंगी। जाओ उन्हें ले आओ, बारात आने का वक्त हो गया है। प्रमिला जी ने शादी हॉल में मेहमानों में व्यस्त रहते हुए कहा। जी मम्मी, बस जा रहा हूँ, बाबा को बता दीजिएगा, कहकर विक्रम तुरंत निकल पड़ा। रास्ते में पार्लर पहुंचकर उसने नूरी को कॉल किया तो कुछ ही देर में नूरी रुचिका को साल ओढ़ाए उसका लहंगा संभालते हुए बाहर ले आई। खुद नूरी ने भी अपने चारों तरफ शॉल अच्छे से ओढ़ रखी थी। विक्रम प्रताप ने एक नज़र अपने जीवन साथी नूरी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में फौरन अपनापन और सुकून भर आया।
नूरी ने मुस्कुराते हुए एक आंख दबाई और इशारे से रुचिका की तरफ इशारा किया तो विक्रम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, बहन को अपने साए में लेते हुए गाड़ी की तरफ ले गया और कुछ ही देर में वे लोग शादी हॉल पहुंच चुके थे। रुचिका गुड़िया, तुम खुश तो हो ना? गाड़ी से उतरने से पहले विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए न जाने किस सोच के तहत उससे पूछ लिया। रुचिका ने भाई को देखा और बस हल्का सा सिर हिला दिया। अब कुछ भी कहना बेकार था। जब सब तय हो चुका था तो वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे माहौल खराब हो। विक्रम ने उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा, नूरी के साथ उसे शादी हॉल के अंदर ले आया। कुछ ही देर में बारात भी पहुंच गई और अब शादी का फंक्शन शुरू हो गया। रुचिका ने अपना जीवन एक अनजान नाम के साथ जोड़ दिया। जिंदगी ने उसी पल करवट बदल ली थी। शादी पूरी हुई। प्रमिला जी और नूरी ने बारी बारी से उसे गले लगाया। उसकी सास सुमन जी ने भी उसके सर पर हाथ फेरा। उसी पल परिवार का कंगन पहनाकर उसे बहू का मान और हक सौंप दिया। प्रमिला जी और नूरी दोनों बहुत खुश थीं। बाहर बधाइयों का शोर गूंज उठा तो अंदर भी सब रुचिका को गले लगाकर फिर से बधाई देने लगे। खाना खत्म होते ही विदाई का वक्त आ गया। विक्रम ने बहन का हाथ थामा, उसे रजत के साथ विदा किया। सबकी आंखें नम थीं। रुचिका अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, जबकि किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है और किस्मत कैसे पलटकर सबको हिला देने वाली है। मेंशन में रुचिका का स्वागत बहुत ही अच्छे से हुआ। घूंघट में सजी वो रजत के साथ कदम से कदम मिलाकर अंदर आई। घूंघट में ही दोनों की कई तस्वीरें ली गईं, क्योंकि रजत की ख्वाहिश थी कि उसकी पत्नी को सबसे पहले वही देखे। रुचिका को रजत के कमरे में भेज दिया गया। वो घबराई हुई सी बिस्तर के किनारे बैठी लगातार अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का पल था, जब वो खुद को एक अनजान इंसान के भरोसे सौंपने जा रही थी, जिससे उसका विवाह हो चुका था। माथे पर पसीने की हल्की लकीर उभर आई। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। घबराहट से उसका बुरा हाल था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस पल रुचिका की सांसें जैसे थम सी गईं। जिस लम्हे के बारे में सोच सोच कर उसका दिल कांप रहा था, वो पल आखिर उसकी जिंदगी में आ ही गया। उधर रजत की रगों में सुकून की लहर दौड़ रही थी, जिसे उसने चाहा, जो उसकी पसंद थी, जो उसकी कल्पना में थी, वो बिना किसी रुकावट के आज उसके सामने थी। उसके लिए तो आज सबसे खुशहाल दिन था। सजी हुई सेज पर बैठी उस नाजुक सी लड़की के घबराए हुए हाथों की हल्की सी थरथराहट महसूस करते ही रजत के होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई और वो उसके पास आकर बैठ गया। मेहंदी लगे उसके हाथों को अपने हाथों में लेते ही रुचिका का दिल जोर से धड़क उठा। आपके हाथ बहुत खूबसूरत है और उस पर मेरे नाम की मेहंदी ये मेरे दिल तक उतर रही है। आप शायद जानती नहीं कि आप मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं। इतना कहते ही उसने आगे बढ़कर घूंघट समेटा और रुचिका के चेहरे को थाम लिया। वो एक लम्हा, वो एक एहसास रुचिका के दिल में उतर गया और उसने उसी पल उस इंसान को दिल से अपना मान लिया, जिसने बिना देखे ही उसे इतना मान और इज्जत दी थी। फिर वो क्यों ना अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देती। उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आई तो रजत ने धीरे से उसका घूंघट हटा दिया। रुचिका की पलकों में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो उसे देखता ही रह गया। रजत ने उसकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो उसकी आंखों का दीवाना था और अब उन आंखों को देखना चाहता था। जैसे ही उसका चेहरा ऊपर हुआ, रुचिका ने धीरे से पलकें उठाईं और उसी पल सब कुछ जैसे बिखर गया। तुम कौन हो? रुचिका कहाँ है? अचानक रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। माथे पर बल आ गए और वो झटके से पीछे हटते हुए बिस्तर से दूर जा गिरा। रुचिका हैरानी से उसे देखती रह गई। वो क्या कह रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और रुचिका कहाँ है? इस बार रजत की आवाज भी बदली हुई थी और लहजा भी सख्त। मैं ही रुचिका हूँ, वो घबराकर बोली। झूठ मत बोलो, तुम रुचिका नहीं हो सकती। रुचिका की आंखें नीली हैं
और तुम सिर्फ उसकी हमशक्ल हो। सच सच बताओ, रुचिका कहाँ है? कहते हुए उसने उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर से झिंझोड़ा और उसे खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। रुचिका की आंखों में आंसू भर आए। नीली आंखें वो उन्हीं दो शब्दों में अटक कर रह गई। नीली आंखें तो अनीता की हैं, वो मेरी बड़ी बहन है। उसने डरते हुए उसके गुस्से से सहम कर कहा। रजत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। वो तो नीली आंखों वाली लड़की समझकर शादी करके उसे घर लाया था और यहाँ सामने कोई और ही खड़ी थी। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा खेल किया गया हो। ये बहुत बड़ा धोखा है। रजत को लगा कि सामने खड़ी लड़की ही इस सब की साजिश में शामिल है। कैसा धोखा? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। रुचिका रोते हुए बोली। बकवास बंद करो। रजत की आवाज तेज थी। उसकी आवाज सुनकर रुचिका डर के मारे आंखें बंद कर बैठी। मैं ये धोखा माफ नहीं करूंगा, कहते हुए उसने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। रजत, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। ना जाने उस वक्त रजत के दिमाग में क्या चल रहा था और वह सबके सामने जाकर क्या करने वाला था। यह सोचकर ही रुचिका का शरीर सिहर उठा, लेकिन रजत ने उसकी एक भी बात सुने बिना उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। सीढ़ियां उतरते हुए वह नीचे पहुंचा, जहां अभी घर के कुछ लोग जाग रहे थे। रजत, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। रुचिका दर्द और डर के बीच अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिना रुके उसे घसीटता रहा। नीचे पहुंचते ही उसने उसे जोर से झटका देकर छोड़ा और रुचिका फिसलकर दूर जा गिरी। ये क्या बदतमीजी है रजत? वहीं मौजूद सुमन जी ने अपने बेटे का यह रूप देखकर सख्त आवाज में टोका। मम्मी, ये धोखा है। मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता। रजत लगभग चिल्लाते हुए बोला। ये तुम क्या बोल रहे हो? सुमन जी ने आगे बढ़कर रुचिका को जमीन से सहारा देकर उठाया। उधर रजत दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर सिर झुकाए खड़ा था। मम्मी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये लड़की वो नहीं है जिसे मैं पसंद करता था। उसके शब्द वहां मौजूद हर शख्स ने सुन लिए थे। जो लोग अपने कमरों में जा चुके थे वो भी शोर सुनकर बाहर आ गए। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आधी रात को ये तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो? आदेश प्रताप ने सब रिश्तेदारी की मौजूदगी में रजत को होश में लाने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं इस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता। ये शादी एक धोखा है। आप इसे अभी इसी वक्त खत्म करें और मेरी शादी अनीता से करवा दें। मैं उसी को पसंद करता था। रजत के शब्द सुनते ही आदेश प्रताप का हाथ गुस्से में उठ गया। खबरदार, अगर आगे से ऐसा एक भी शब्द मुंह से निकाला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मर्जी से ही हम रुचिका का रिश्ता लेकर गए थे, क्योंकि तुम कहते थे कि तुम्हें वही पसंद है। और आज जब शादी करके उसे घर ले आए हो तो अब तुम्हें अनीता याद आ रही है। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? आदेश प्रताप की बात सुनकर रजत खुद उलझ गया। वह अपनी बात उन्हें कैसे समझाए, यह उसे खुद नहीं पता था। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? इस लड़की ने साजिश की है। इसकी एक जुड़वा बहन है। इसने खुद बताया था कि उसकी आंखें नीली हैं और इसकी आंखें भूरी हैं। वह हड़बड़ाहट में बोलता चला गया। आंखें जाएं भाड़ में। आदेश प्रताप गुस्से से चिल्लाए। क्या इंसान की कोई कीमत नहीं होती? उसकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं होती? रजत, अपने होश में आओ। तुमने सबके सामने रुचिका से शादी की है और अब उसे आखिरी सांस तक निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे तुम? आदेश प्रताप ने सख्त शब्दों में रजत को चेतावनी दी। रजत ने सिर ना में हिलाया और पीछे हट गया। नहीं पापा, किसी भी हालत में नहीं। मैं धोखे को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। मैं पूरी होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं इस शादी को अभी इसी वक्त खत्म करता हूँ। रजत के मुंह से ये शब्द निकलते ही रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यकीन न होने वाली नजरों से रजत की तरफ देखा और अगले ही पल चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सुमन जी घबरा गई। रुचिका, रुचिका बेटा,
आंखें खोलो। रजत भी एक पल को ठिठक गया और उस नाजुक लड़की को देखने लगा जो बाहर से मासूम लगती थी, लेकिन उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि उसने धोखे से अपनी बहन की जगह ले ली। आदेश प्रताप आगे बढ़े और गुस्से में रजत का कॉलर पकड़ लिया। आज मुझे पूरे यकीन के साथ एहसास हो रहा है कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। जिस इंसान की नज़र में शादी जैसा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह कहते हुए उन्होंने पूरी ताकत से रजत को पीछे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ा गया। अपने पिता के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो, रुचिका को अस्पताल ले जाना है। आदेश प्रताप ने रजत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह प्रमिला जी के साथ रुचिका को अस्पताल ले गए। पीछे घर में मेहमानों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पहली ही रात दूल्हे ने दुल्हन को इस तरह ठुकरा दिया। रजत कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आखिरकार अपना घर छोड़कर चला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इस तरह बिखर जाएगा। उसके जाते ही रजत के चाचा मुकेश जी ने फोन पर बताया कि रजत घर छोड़कर चला गया है। जाने दो, कहाँ जाएगा। इतना संवेदनहीन इंसान है जिसे जरा भी एहसास नहीं कि उसने क्या कर दिया। आदेश जी गुस्से में गाड़ी चलाते हुए सिर झटक कर कॉल काट गए। अस्पताल पहुंचते ही आदेश प्रताप के रुतबे की वजह से रुचिका को तुरंत भर्ती कर लिया गया और इलाज शुरू हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। प्रमिला जी ने दुखी मन से आंखें बंद कर ली। आपके बेटे का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है और मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर उसने रुचिका को कोई भी तकलीफ पहुंचाई या उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और उससे अपना हर नाता खत्म कर लूंगा। आदेश प्रताप के इन सख्त शब्दों को सुनकर सुमन जी दिल पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका एकलौता बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उस वक्त उन्हें रुचिका की ज्यादा फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सौम्या ने आकर बताया कि रुचिका अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिलहाल उसे होश नहीं आया है। उन्होंने किसी बात का बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया। डॉक्टर सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते थे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? आदेश प्रताप ने हारे हुए लहजे में पूछा। अभी वो होश में नहीं है, थोड़ी देर में आए तो आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर यह कहकर चली गईं। आदेश प्रताप और सुमन जी एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। तीनों का दिमाग बिल्कुल खाली था। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है और इस हालात को कैसे संभालें। जो कुछ घर में हुआ था, रजत ने जो किया था, उसकी खबर अब ससुराल तक भी जरूर पहुंच गई होगी। आखिर रिश्तेदारों के सामने यह सब हुआ था, कोई ना कोई बात पहुंचा ही देता। शायद पहुंच भी चुकी थी। आदेश प्रताप ने चश्मा उतारकर आंखें मलते हुए सिर पकड़ लिया। उन्हें लग रहा था कि वो इस मामले को संभाल नहीं पाएंगे। इसी सोच के साथ सिर में तेज दर्द उठने लगा। आदेश जी, इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुमन जी उनके पास घुटनों के बल बैठते हुए बोली, जबकि वो खुद भी जानती थीं कि अब कुछ भी पहले जैसा ठीक नहीं होने वाला। आधी रात को विक्रम प्रताप के फोन पर कॉल आई। वो थककर सोया हुआ था। नींद से भारी आंखें खोलकर उसने अपने पास गहरी नींद में सोई नूरी को देखा। धीरे से उसका सिर तकिए पर ठीक करते हुए फोन उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ राकेश, जो विक्रम का दोस्त था, जो इत्तेफाक से रजत का कजिन निकल आया था और शादी में ही विक्रम को यह बात पता चली थी। राकेश ने तब रजत की काफी तारीफ की थी, जिससे विक्रम कुछ हद तक निश्चिंत हो गया था। लेकिन इस वक्त रात में अचानक कॉल आने से वो उलझ गया। जैसे ही राकेश ने खबर सुनाई, विक्रम के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज से नूरी की आंख खुल गई और वो डर के मारे उठ बैठी। कहाँ है मेरी बहन? विक्रम का दिमाग पल भर में सुन्न हो गया था। मैं अभी आ रहा हूँ। उसने कॉल काट दी और फौरन उठ खड़ा हुआ। विक्रम, क्या हुआ?
सब ठीक तो है? नूरी ने घबराकर पूछा। मैंने कहा था इतनी जल्दी मत करो। किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो गुस्से में जूते पहनते हुए चिल्लाया। नूरी भी उसके पीछे पीछे भागी। उसका चेहरा चिंता से सफेद पड़ चुका था। आखिर हुआ क्या है? इतना तो बताओ। मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। विक्रम, विक्रम, वो आवाज लगाती रही। शोर सुनकर प्रमिला जी उठ गईं और नितिन प्रताप भी बिस्तर से उठ बैठे। दोनों घबराकर बाहर आए। क्या हुआ? विक्रम क्यों चिल्ला रहा है? नितिन प्रताप ने बेटे को बाहर जाते देख परेशान होकर पूछा। आप लोग देखना मैं क्या तूफान मचाता हूँ। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं रजत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन लीजिए आप लोग। वो जोर से दरवाजा पटकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी अनलॉक की। क्या हो गया बेटा? ऐसी दिल दहलाने वाली बातें क्यों कर रहा है? प्रमिला जी की आंखों में आंसू भर आए। उस पल विक्रम का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो पड़े, चीखे, चिल्लाए और सबको बता दे कि उसकी बहन के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। वो गहरी सांस भरते हुए गाड़ी में बैठ गया। रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो? नितिन प्रताप ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रमिला जी ने नूरी की तरफ इशारा किया कि वो भी उसके साथ जाए, तो नूरी फौरन पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ी और विक्रम के साथ पास में बैठ गई। विक्रम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ रुचिका थी। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। नितिन जी, आप कॉल कीजिए आदेश प्रताप को या रजत को। प्रमिला जी तड़पते हुए बोली। मेरी बेटी कहाँ है? किस हाल में है? उनकी आवाज कांप रही थी। नितिन प्रताप फौरन कमरे की तरफ बढ़े। पहले उन्होंने रजत का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। फिर आदेश प्रताप को कॉल किया। घंटी तो जा रही थी, लेकिन कॉल उठाई नहीं जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर विक्रम गाड़ी तेज चला रहा था। नूरी ने सुनसान सड़क पर स्पीड देखकर घबराकर कहा, प्लीज विक्रम, गाड़ी धीरे चलाओ। चुप रहो, वो गुस्से में चीखा। नूरी सहम गई और चुप हो गई। अचानक विक्रम के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और ब्रेक भी काम नहीं आए। गाड़ी झटके से घूमती हुई एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। नूरी की चीख निकल गई। पूरा शरीर कांप गया। आंखों से आंसू बहते हुए गालों तक आ गए। उसने धीरे से आंखें खोली और विक्रम की तरफ देखा। वो बिल्कुल सुन्न बैठा था, सांस भी रुक रुक कर ले रहा था। उसकी नजरें सामने उस पेड़ पर जमी थी जिससे टकराते टकराते गाड़ी बची थी। उसी पेड़ के आगे गहरी खाई थी। अगर गाड़ी ना रुकती तो दोनों नीचे खाई में गिर जाते। तुम ठीक हो ना? नूरी ने घबराकर पूछा। विक्रम उसकी तरफ देखकर और ज्यादा डर गया। प्लीज विक्रम, गुस्सा मत करो, मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। नूरी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, अब गुस्सा नहीं करूंगा। उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और रिवर्स लेने लगा। इस बार उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में रोकी और तेजी से नीचे उतरा। हॉस्पिटल देखते ही नूरी कांप उठी। वो उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही आदेश प्रताप और सुमन जी को देखकर उसके कदम रुक गए। मेरी बहन कहाँ है? विक्रम ऊंची आवाज में चिल्लाया। प्लीज धैर्य रखो विक्रम। सुमन जी ने उसे रोकने की कोशिश की। धैर्य? मेरी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और मैं धैर्य रखूं? विक्रम गुस्से से चिल्ला उठा। मेरी बहन को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया और आप कह रहे हैं धैर्य रखो? विक्रम प्रताप का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन वो अस्पताल में कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। उसे अभी असली वजह भी नहीं पता थी कि आखिर हुआ क्या है। उसने तय कर लिया था कि जब तक उसकी बहन को होश नहीं आ जाता वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सौम्या ने आकर बताया कि रुचिका को होश आ गया है। विक्रम ने सबको रोक दिया और अकेले ही अंदर चला गया। अपने भाई को सामने देखते ही रुचिका की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने उसे किसी अनमोल चीज की तरह गले से लगा लिया।
उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने होने का भरोसा दिया। उस पल रुचिका को एहसास हुआ कि भाई का होना बहन के लिए कितना बड़ा सहारा होता है। उसने सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि रजत ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया है और उसे छोड़ देने को कहा है। विक्रम का चेहरा पत्थर हो गया। तभी आदेश प्रताप ने घबराकर कहा, प्लीज विक्रम बेटा, गुस्सा मत करो। रुचिका अभी भी हमारी बहू है। रजत ने गुस्से में एक तरफा फैसला लिया है। शादी ऐसे थोड़े ही खत्म हो जाती है। हम बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आगे किसी कागज या नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग सन्न रह गए। वो अपनी बहन को व्हील चेयर पर बाहर ले आया और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले गया। आदेश प्रताप और सुमन जी चुपचाप देखते रह गए। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब आगे सिर्फ बदनामी और शर्मिंदगी ही उनका इंतजार कर रही थी। उधर रजत अपने दोस्त कबीर के घर बैठा था और सारी बात उसे बता चुका था। कबीर को यह सुनकर गहरा झटका लगा। आज ही शादी हुई और आज ही तुम बीवी को छोड़ आए? उसने हैरानी से कहा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कबीर, मैं क्या करूं? जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। रजत सिर थामे बैठा था। कबीर ने निशा को इशारा किया कि वो उसके लिए पानी ले आए। निशा को भी रजत की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। तीनों साथ कॉलेज में पढ़े थे और गहरी दोस्ती थी। कबीर और निशा की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और फिर दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और निशा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। निशा चुपचाप उठी और कमरे से बाहर चली गई। तुम्हारा दिल आखिर चाहता क्या है? कबीर ने सख्त लहजे में पूछा। क्या सिर्फ आंखों के रंग की वजह से तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? क्या उसमें कोई कमी थी? रजत ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए थी, बस उसकी आंखें। कबीर ने झल्लाकर कहा, अरे तो उसे लेंस पहना देते, नीली आंखें हो जाती। वो अब तुम्हारी पत्नी थी, कोई खिलौना नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, रजत ने थके हुए लहजे में कहा। मैं उससे अलग होने का कह चुका हूँ। कबीर ने उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ देख ली। नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ है। वो अब भी तुम्हारी पत्नी है। तुमने सिर्फ गुस्से में अलग होने की बात कही है, कोई कानूनी तलाक नहीं हुआ। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा। तो रजत उसे अजीब नजरों से देखने लगा, जैसे ये बात उसके दिमाग में अभी आई ही ना हो। अभी भी वक्त है रजत, अपने रिश्ते को बचा लो, अपनी पत्नी से माफी मांग लो। रिश्ते टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन इन्हें जोड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। अब सब तुम्हारे हाथ में है। जो बिगाड़ा है उसे संभाल लो। वो नहीं मानेंगे। रजत ने मायूसी से कहा। यहाँ बैठकर बेकार की बातें मत करो। जो फैलाया है उसे समेटने की कोशिश करो। कबीर ने उसे डांटते हुए कहा। नहीं सिमटेगा। रजत पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसके फोन पर आदेश जी की कॉल आने लगी, जिसे वो न चाहते हुए भी उठाने पर मजबूर हो गया। हो जाओ खुश, चली गई है वो, अब जश्न मनाओ। दूसरी तरफ से पिता की आवाज सुनते ही रजत का दिल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने रुचिका का गिरना घूम गया। एक पल को उसे लगा रुचिका इस दुनिया में नहीं रही। आप क्या कह रहे हैं पापा? वो कैसे जा सकती है? मुझे उससे माफी मांगनी थी। उसका सीना जैसे जकड़ गया। अब माफी के रास्ते बंद हो चुके हैं शायद। उसका भाई उसे यहाँ से ले गया है। अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कॉल कट चुकी थी, लेकिन रजत के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। मुझे जाना होगा, मुझे उसे वापस लाना है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। रजत ने गहरी सांस लेते हुए कबीर से कहा। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चाहे जो हो जाए, हिम्मत मत हारना, उसके पैरों पर गिर जाना, लेकिन अपनी पत्नी को वापस लेकर आना। उसने रजत को हौसला दिया, समझाया और जाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद निशा कमरे में आई तो उसने कबीर को गहरी सोच में डूबा पाया। चले गए रजत? उसके पूछने पर कबीर ने सिर उठाया और अपनी बाहें फैला दी। निशा आकर उसके गले से लग गई। बेहतर है वक्त रहते उस बेवकूफ को अकल आ गई है, दोनों ने दिल से कहा। उधर रुचिका माँ के गले लगी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। विक्रम प्रताप का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो हर हालात का जिम्मेदार अपने पिता को मान रहा था।
जिन्होंने इतनी जल्दबाजी में रिश्ता तय कर बेटी की शादी कर दी। सुबह होते ही मैं कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। विक्रम की इस बात पर सब उसे तड़प कर देखने लगे और सबसे ज्यादा रुचिका का दिल कांप उठा। वो कैसे शादी की पहली ही रात के बाद तलाक का दाग अपने माथे पर लगा लेती। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रुचिका की कांपती आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आप बहन का घर तोड़ रहे हैं? कौन सा घर? वो उस लायक ही नहीं है कि मेरी बहन को रख सके। विक्रम प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। उसने नूरी की तरफ भी सख्ती से देख लिया। रुचिका गुड़िया, कल सुबह होते ही प्लीज भैया ऐसी बातें मत कहो। रुचिका माँ के कंधे से सिर लगाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसकी हालत देखकर कुछ पल के लिए सब टूट गए। सारी गलती मम्मी पापा आपकी है। रिश्ता आया और जल्दबाजी में आपने शादी कर दी, जबकि मैं कहता रहा इतनी जल्दबाजी में रिश्ते नहीं किए जाते। इधर से आपने जल्दबाजी की और उधर से उस लड़के ने जल्दबाजी की, और उसका नतीजा यह है कि आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। अच्छा रिश्ता आने का मतलब यह नहीं है कि शादी कर ही दी जाए। क्या एक बार आप लोगों ने रुचिका से पूछा? मुझे पता था कि वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के प्रेशर डालने की वजह से उसने अपने अरमानों का गला घोट दिया, और आज उसके हाथों क्या लगा? ढेर सारे आंसू और ठोकरें। वह पढ़ लिख जाती, अपने कदमों पर खड़ी हो जाती, फिर एक नहीं हजारों अच्छे रिश्ते आ सकते थे। लेकिन कौन समझाता आपको? आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी। आप सबको मैं मूर्ख लग रहा था। विक्रम खुद पर काबू नहीं रख पाया। पास पड़ी कुर्सी को ठोकर मारता हुआ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। घर के सब लोग उसके गुस्से से हमेशा घबराते थे, लेकिन आज उसका गुस्सा गलत भी नहीं था। उधर रजत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए खुद ही हादसे का शिकार हो चुका था। सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी और वो अंदर बेहोश पड़ा था। उसे हल्का सा होश आया तो अपने किए का एहसास दिल पर हथौड़े की तरह बरसने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ना तो अपना फर्ज निभाया, ना ही सही फैसला किया। शर्म से सिर झुक गया। खून उसकी कनपटी से बहकर गर्दन तक आ गया था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की और डगमगाते हुए उसे सड़क पर ले आया। काफी मुश्किल से वो रुचिका के मायके पहुंचा। वहाँ अजीब सी खामोशी छाई थी। चक्कर खाते सिर के साथ उसने बैल दबाई और हाथ हटाना भूल गया। लगातार बजती बैल से घर के लोग चौंक गए। विक्रम दरवाजा खोलते ही सामने खून से लथपथ रजत को देखकर एक पल को सन्न रह गया। रजत ने बिना कुछ बोले हाथ जोड़ दिए। विक्रम का दिल सख्त जरूर था, लेकिन वो इंसानियत से नीचे नहीं गिर सका। उसने उसे सहारा दिया और अंदर ले आया। रजत बेटा, ये क्या हाल बना लिया? प्रमिला जी उसे देखकर तड़प उठी। अनीता भी एग्जाम देकर वापस आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ। रजत लड़खड़ाती जुबान से प्रमिला जी से बोला, मैं आप सबसे अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। उसकी हालत और आंखों में भरा पछतावा देखकर सबका दिल पिघल गया। उसने गुस्से में बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन वक्त रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रजत के माथे का जख्म देखकर रुचिका के आंसू बह निकले। किसने सोचा था कि ये वक्त ऐसा मोड़ ले लेगा? नूरी फर्स्ट एड बॉक्स लाई तो विक्रम ने चुपचाप उसका जख्म साफ किया। मैं अपने किए की कोई सफाई नहीं दूंगा अंकल, रजत ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने बहुत गलत किया है और उसकी सजा भी भुगतने को तैयार हूँ। उसके सर से बहता हुआ खून और उसकी ऐसी हालत को देखकर नितिन प्रताप जी डर गए थे। चाहते तो थे वह कि उसे सख्त से सख्त सजा दें, क्योंकि उसने उनकी बेटी को तकलीफ दी थी, उस बेटी को जिसको उन्होंने नाजों से पाला था। लेकिन स्थिति को देखते हुए उनके मुंह से निकल गया, नहीं बेटा, सजा कैसी? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन फैसला अब हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि रुचिका करेगी, क्योंकि एक बार हमने उसकी जिंदगी का फैसला लेकर गलती कर दी है और हम फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते, नितिन प्रताप ने साफ शब्दों में कहा। नितिन प्रताप जी ने रुचिका के सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा
तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं है। तुम कल भी हमारी प्यारी बेटी थी और आज भी हमारी प्यारी बेटी हो। हमने तुम्हारी शादी कर दी, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जहाँ तुम्हारा दिल ना लगे, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें गवाही ना दे, वहाँ तुम रहो। तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। रजत को माफ करना या ना करना, उसे एक और मौका देना या ना देना, वह अब तुम्हारी मर्जी है। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। रजत ने सामने बैठी रोती हुई उस दुल्हन को देखा जो कुछ घंटे पहले सजी सवरी उसका इंतजार कर रही थी। वो मुश्किल से उठकर उसके पास आया और उसके आंसू पोंछ दिए। पास ही बैठी नीली आंखों वाली लड़की उसकी हमशक्ल जरूर थी, लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। उसने अपने मन से उस भ्रम को हमेशा के लिए निकाल दिया था। जब उसने अपने किए को सुधारने का फैसला ही कर लिया था, तो फिर वो अपनी दुल्हन को छोड़कर किसी और को क्यों देखता? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। वह घुटनों पर सबके सामने रुचिका के आगे बैठ गया था। उसकी बिखरी हुई हालत देखकर रुचिका का दिल कांप रहा था, क्योंकि रजत दर्द से तड़प रहा था और रुचिका से यह देखा नहीं जा रहा था। रजत उससे एक मौके की रिक्वेस्ट कर रहा था। रुचिका ने रजत को हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और उससे कहा कि आप सबके सामने मुझे यह यकीन दिलाएं कि जो बदसलूकी आपने मेरे साथ अपने घर में की थी, वह दोबारा जीवन में कभी नहीं करेंगे। रजत, मुझे अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, लेकिन यह रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। तो एक बार मैं अपने आत्मसम्मान को किनारे करके आपको मौका दे सकती हूँ, लेकिन दोबारा अगर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो शायद मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी। रजत हाथ जोड़ता हुआ बोला, रुचिका, मैं पागल था। दरअसल जब किसी का सपना एकदम से टूटता है तो कभी कभी वह इंसान सोचने समझने की ताकत खो देता है, और मेरे साथ वही हुआ था। लेकिन जब मेरा दिमाग शांत हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम वैसी ही हो जैसी लड़की मैं चाहता था। आंखों का रंग मायने नहीं रखता। इंसान की फितरत, उसका स्वभाव, उसकी आत्मा और उसका व्यवहार मायने रखता है। और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आंखों में मैंने देखी थी। यह बात थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गई जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि मैंने क्या किया है। इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। गलती मेरी थी। गलती रिवाज की थी। ऐसी रिवाजें जिसमें शादी से पहले लड़के लड़की को मिलने नहीं दिया जाता, देखने नहीं दिया जाता, और इस वजह से कभी कभार इस तरीके की गलतफहमियां हो जाती हैं। मैंने जब नीली आंखों वाली लड़की का नाम पूछा था तो मुझे उसका नाम रुचिका ही बताया गया और मैंने इस बात पर यकीन कर लिया। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंखें नीली हैं या किसी और रंग की। जब मैंने अपने दिल से पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह रुचिका से प्यार करता है और रुचिका की जैसी भी आंखें हैं वह उन आंखों से प्यार करता है। वो रुचिका का हाथ थामकर आंसुओं से रोने लगा। रजत की आंखों में पछतावा देखकर और जिस तरह से रजत ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था और उसके सामने आंसुओं से रो रहा था, यह देखकर रुचिका ने तय किया कि वह एक मौका रजत को देगी, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि रजत बुरा इंसान नहीं है। कुछ गलतियां वक्त की होती हैं, कुछ गलतियां घर वालों की होती हैं, कुछ गलतियां परिस्थितियों की होती हैं और कुछ गलतियां इंसान की खुद की सोच की होती हैं। कभी कभी कुछ गलतियों को माफ करना ही जीवन के सुकून और बेहतरी के लिए ठीक होता है। रुचिका रजत को माफ कर देती है। विक्रम साफ शब्दों में रजत से कहता है, रजत जी, मेरी बहन ने आपको माफ कर दिया है तो इसीलिए मैं भी आपको एक मौका दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे फिर कभी इस तरीके की चीज ना हो। इसके अलावा विक्रम रजत को गले लगाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, रजत साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपकी जल्दबाजी की वजह से मेरी बहन की पढ़ाई छूट गई, जबकि वह पढ़ना चाहती थी, अधिकारी बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बहन की इस इच्छा को मारेंगे नहीं, बल्कि उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सच में मेरी बहन से मोहब्बत करते हैं तो। रजत ने विक्रम को आश्वासन दिया कि वह जितना रुचिका चाहेगी उसे उतना पढ़ने देगा, क्योंकि वह उसका अधिकार है और वह किसी के अधिकारों को छीनने पर यकीन नहीं रखता
और रुचिका की किस्मत में अगर लिखा होगा अधिकारी बनना तो वह जरूर बनेगी। वह उसे पूरा सपोर्ट करेगा। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और एक बार फिर से रिश्ते हंसी खुशी आगे बढ़े। उसने आगे बढ़कर रुचिका का हाथ थाम लिया। एक बार फिर भीगी पलकों के साथ रुचिका विदा हुई। इस बार रजत पूरे मन से उसे अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते भर वो उसका हाथ थामे बैठा रहा और रुचिका चुपचाप उसे देखती रही। रजत के साथ जाने का फैसला रुचिका का अपना था, इसीलिए घर के सब लोगों ने उसके फैसले का स्वागत किया। अगर वो मना कर देती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। घर की दहलीज पर पहुंचकर रजत रुक गया। क्या हुआ? रुचिका की धीमी आवाज सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगा। डर लग रहा है? तुम्हारे घर वालों से तो माफी मांग ली, सबको मना लिया, लेकिन अपने ही घर वालों से वो घबराया हुआ था। रुचिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसका हाथ थामा और उसे अंदर की तरफ ले गई। हॉल में सब लोग मौजूद थे। जैसे ही रजत और रुचिका को साथ अंदर आते देखा, सब हैरानी से खड़े हो गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रजत, ये चोट कैसे लगी मेरे बच्चे? सुमन जी तड़प कर आगे बढ़ी और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। सुमन जी माँ थी, खुद को कैसे रोक पाती? बाकी सब भी उसकी तरफ बढ़े, बस उसके पिता आदेश प्रताप अपनी जगह बैठे रहे। एक्सीडेंट हो गया था, रजत ने धीमी आवाज में कहा और फिर दर्द भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला। शायद किसी अपने का दिल बहुत दुखा था, जिसने दिल से हाय दे दी। उसने शरारती लहजे में बोला, हाँ, माँ बाप तो हाय ही देते हैं, अपना किया तुम्हें नजर नहीं आता। आदेश प्रताप बेटे को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। रजत धीरे धीरे उनके पास गया और उनके गले लग गया। माफ कर दीजिए पापा। उसकी आवाज बच्चे जैसी हो गई। रुचिका ने आदेश जी से रिक्वेस्ट की कि वो रजत को माफ कर दें। आदेश प्रताप का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। बहुत जालिम है तू बेटा, जीते जी पिता को मारने चला था। वो उसे सीने से लगाए फूट फूट कर रो पड़े। रजत दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वक्त रहते सब संभल गया, वरना अगर देर हो जाती तो शायद कुछ भी नहीं बचता। घर का माहौल धीरे धीरे हल्का हुआ। सबने उसे डांटा भी और दिल से अपनाया भी। रजत बिस्तर पर लेटा था जब सुमन जी उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आईं। रुचिका कपड़े बदलकर वहीं आकर बैठ गई। सुमन जी ने उसे अपने गले लगा लिया। रुचिका का दिल सच में बहुत बड़ा था, जिसने बुरा सब कुछ भुलाकर रजत को अपना लिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लौट आई थी। रजत को दूध और दवा देकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। रुचिका ने दरवाजा अंदर से बंद किया और वापस आकर उसके पास खड़ी हो गई। आपको कुछ चाहिए? लाइट बंद कर दूं? थोड़ी देर सो जाइए, तबीयत बेहतर लगेगी। वो नजरें मिलाए बिना बोली थी। लाइट बंद करके मेरे पास आओ प्लीज। रजत बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रहा था। रुचिका का दिल तेज धड़कने लगा। वो लाइट बंद कर उसके पास आकर बैठ गई। अगले ही पल रजत ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसके दिल में जैसे सुकून उतर गया। रुचिका बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें शोर मचा रही थी और रजत सब महसूस कर रहा था। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। रुचिका हिचकियां लेकर रो पड़ी। रजत घबरा गया। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्लीज रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो सच में परेशान हो गया था। रुचिका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पूरे हक से अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया। उसके इस भरोसे भरे अंदाज पर रजत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरी आंखें आपकी पसंद की नहीं हैं। अगर कभी फिर आपका दिल भटका तो आप क्या करेंगे? वो डरते डरते पूछ रही थी। रजत ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ आंखें नहीं, इंसान का दिल सब कुछ होता है और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मुझे तुम अपनी जिंदगी में चाहिए। किस्मत ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। उसके शब्द रुचिका के दिल में उतरते चले गए। अब कभी नीली आंखों की बात नहीं करेंगे ना? रुचिका ने सामने होते हुए पूछा, जैसे उसका इम्तिहान ले रही हो। हल्की रोशनी में रजत को उसकी भूरी आंखें भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे लिए रुचिका ही मेरी पूरी दुनिया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, ये मुस्कान, ये होंठ। वो कहते कहते एक पल रुका और बहुत प्यार से उसे देखने लगा।
रुचिका पूछकर पछता ही गई थी। बात आगे बढ़ती उससे पहले उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपा दिया तो रजत को होश आया। सॉरी, कुछ ज्यादा ही हो गया। वो उसका माथा अपने माथे से लगाकर बोला, जिससे रुचिका मुस्कुरा उठी। अब आप हर बात पर सॉरी बोलेंगे? वो हंस पड़ी और रजत एक बार फिर उसकी हंसी को सुन के सुकून में डूब गया। नीली आंखों का फितूर मेरा पागलपन था, जबकि हकीकत ये है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करने लगता है तो उसे अपने लिए वही सबसे बेहतर लगता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना दिखता हो। और अब मैं जब भी आंखें बंद करके अपनी जीवन साथी के बारे में सोचता हूँ तो नीली आंखें नहीं बल्कि रुचि का नाम और तुम्हारा चेहरा मेरी नज़रों के सामने आता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी बातों में इतना अपनापन था कि रुचिका खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगी। धीरे धीरे रात बीतती चली गई और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। एक बड़ा तूफान उठा था जो वक्त रहते थम गया। सबने हालात को संभालने की कोशिश की, किसी ने भी रिश्ता तोड़ने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। और यही सबसे बड़ी बात थी, अगर उस वक्त रुचिका के घर वाले रजत की माफी के बाद भी अड़ जाते तो सब कुछ बिखर सकता था, लेकिन समझदारी और प्यार ने सब कुछ जोड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ रजत के घर वालों ने भी रुचिका को सिर आंखों पर बिठा लिया था। सुबह का सूरज आदेश प्रताप के हाउस की दीवारों पर अपनी रोशनी बिखेरने लगा तो रुचिका ने नींद से बोझिल आंखों से रजत को देखा। नींद में भी वह बेहद मासूम लग रहा था। रुचिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह चुपचाप उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। आईने में खुद को देखते हुए वह शर्मा गई। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में हर तरफ रजत की मोहब्बत छलक रही थी, लेकिन अब जो वह करने जा रही थी उससे रजत के होश उड़ने वाले थे। रुचिका ने हल्का सा मेकअप किया और फिर दबे पांव रजत के पास आकर उसे जगाने लगी। रजत ने करवट बदली और आंखें आधी खोलते हुए मुंह बनाया। अरे यार, सोने दो। बाकी शब्द उसके होठों पर ही अटक गए। सामने वही नीली आंखें, वही चमक देखकर रजत जैसे पत्थर का हो गया। वह एक झटके में बैठ गया। तुम रुचिका? उसे समझ ही नहीं आया कि सामने खड़ी लड़की रुचिका है या अनीता। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? रजत पूरी तरह घबरा गया। रुचिका आगे बढ़ी तो वह एकदम पीछे हट गया। अरे रुचिका! उसने अपनी पत्नी को पुकारा। तभी रुचिका की हंसी छूट गई। रजत उसे यूं हंसते देख और ज्यादा शक में पड़ गया। वह हंसती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं ही हूँ रुचिका, रजत प्रताप, और मेरी आंखें नीली हैं। यह देखो। उसने आंखें खोलकर उसके सामने कर दी और रजत को हैरान कर दिया। इतना शौक मत होइए, मैं और अनीता बिल्कुल एक से दिखते हैं और मेरी और अनीता की आंखें भी नीली हैं। इसीलिए सब कंफ्यूज हो जाते थे। इसी वजह से मैं अब तक ब्राउन लेंस लगाती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे पति को मेरी नीली आंखों से इश्क है। यह कहते हुए उसने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। अब रजत को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसने उसे अपने पास करते हुए कहा, रात को क्यों नहीं बताया? रुचिका ने हल्का सा सिकवा करते हुए कहा, आपने मौका ही नहीं दिया। आप तो गुस्से के हवाई जहाज पर सवार होके निकल पड़े थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे किस वजह से शादी कर रहे हैं। नीली आंखों वाली बात मुझे मालूम नहीं थी। आपका रिश्ता एकदम से आया और जल्दबाजी में शादी तय कर दी गई। मुझसे तो किसी ने मेरी इच्छा तक नहीं पूछी, लेकिन फिर भी मैंने इस सच को स्वीकार लिया। आप मेरे लिए एकदम अनजान थे, पर मैंने सोचा कि मैं पहले आपको देखूंगी, जानूंगी, समझूंगी, उसके बाद ही फैसला करूंगी कि आप कैसे हैं। लेकिन आपने तो सीधे मेरी आंखें देखते ही मुझे धोखेबाज कह दिया। मेरी आंखों के रंग की वजह से आपने रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। आपके लिए मुझे जानने और समझने से कई ज्यादा बड़ी बात यह थी कि मेरी आंखों का रंग कैसा है। आपने मुझे साजिश करने वाला बता दिया, जबकि रिश्ता आपने भेजा था। मैंने तो आपको सीधे अपनी पहली रात पर ही देखा। उससे पहले तो आपको मैंने देखा भी नहीं था।
लेकिन कमरे में आते ही जब आपने इज्जत और प्यार से मुझसे बात की तो मैंने आपको स्वीकारने का सोच लिया था, लेकिन फिर आपने जो बर्ताव किया, सबके सामने मेरे साथ जो बदसलूकी की, उसे देखकर मेरे सोचने समझने की क्षमता ही काम करना बंद कर गई और मैं खामोश हो गई। अगर आपके लिए नीली आंखें इतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं तो आपको शादी में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पहले अच्छे से कंफर्म कर लेना चाहिए था कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसकी आंखें वाकई में नीली हैं भी कि नहीं। मैं आज अगर यहाँ आपके साथ आई हूँ तो वह सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने मुझे अपनी जीवन साथी के तौर पर स्वीकारा है और आपके लिए सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं बल्कि मेरा पूरा वजूद ही महत्वपूर्ण है। रजत के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे तुम हर हाल में पसंद हो रुचिका, आंखें भूरी हो या नीली अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पसंद हो मेरी जान। उसने उसके हाथों को थाम लिया और दोनों के दिलों में अजीब सा सुकून उतर आया। दोनों के भीतर एक ठहराव था, एक अपनापन। अब ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण से नहीं बल्कि मोहब्बत से जुड़ गया था। दोनों ने एक दूसरे को तन मन और आत्मा से स्वीकार लिया था। रजत ने रुचिका की इच्छा के अनुसार उसका एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया था जिससे वह यूपीएससी की अच्छे से तैयारी कर सके और उधर विक्रम ने भी नूरी का एमबीए में एडमिशन करवा दिया था क्योंकि नूरी का इंटरेस्ट उसमें ही था। और रुचिका के माता पिता ने रुचिका की शादी से सीख ली और उन्होंने तय किया कि वो अनीता की शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे और अनीता की इच्छा को वैल्यू भी देंगे। शादी और करियर जीवन के दो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और दोनों का जीवन पर काफी असर पड़ता है, इसीलिए इनमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शादी के फैसले में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं पहले उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। उसके बाद जब आप संतुष्ट हों तभी शादी का फैसला करें। और ऐसी रिवाजें जिसमें शादी से पहले लड़के लड़की को एक दूसरे को देखने नहीं देते हैं, इस तरीके की रिवाज को खत्म करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से कई लोग जो इस रिवाज का शिकार बनते हैं वह बाद में एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं, मुझे तो पसंद करने का मौका दिया ही नहीं गया, वरना मैं तुम जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करती या नहीं करता। इससे बेहतर है कि पहले ही देख समझ लें, उसके बाद डिसीजन लें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक थी। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक थे। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा प्रदान करना भी है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।